हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एनएमडीसी का मॉडल पेपर डिस्कस करूंगा, जिसमें कि मैं आपसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से रिलेटेड, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर डिस्कस करूँगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिवेट्स इन अ रो दैट इज कॉल्ड मार्जिन पिच, बैक पिच या डायगोनल पिच। तो देखिए बेसिकली क्या बोल रहा है कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मतलब यहाँ इसका सेंटर और इसके बगल में जो है, तो यानी कि इसका सेंटर से इसका सेंटर क्या रहेगा, तो वो आपका पिच कहलाता है। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। यहाँ पे देखिए, अगर डायग्राम के थ्रू देखेंगे तो लाइन में इधर रिविट है, लाइन में इधर रिविट है, तो इसका सेंटर और इसका सेंटर निकालेंगे तो वो आपका पिच कहलाएगा। वहीं अगर मार्जिन की बात करें, एक और डायग्राम है मेरे पास जिसमें आपको और ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। इसका कलर मैं एक बार चेंज करता हूँ। ओके, हाँ, इसमें ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ में बेसिकली आपका इसका सेंटर और इसका सेंटर, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, तो वो आपका पिच है। यहाँ पे मार्जिन जो बोलता है, मार्जिन क्या होता है, तो मार्जिन बेसिकली आपका जो लास्ट रो रहता है उसका सेंटर से नियरेस्ट एज ऑफ अ प्लेट, यानी कि प्लेट का जो एज रहता है वो आपका मार्जिन कहलाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है कि द बकलिंग लोड फॉर अ गिवन कॉलम डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉलम, लेंथ एंड लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द कॉलम, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर द मटेरियल ऑफ द कॉलम, या ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए बेसिकली आपका जो बकलिंग लोड होता है वो किसी भी कॉलम का, वो इन तीनों ही चीज़ों पे डिपेंड करता है, यानी कि एरिया पे भी, लेंथ एंड लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन पे, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे, मतलब ऑल ऑफ दिस इज अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कंटिन्यूअस बीम इज वन विच हैज़ फिक्स्ड एट बोथ एंड, फिक्स्ड एट वन एंड फ्री एट द अदर एंड, या सपोर्ट ऑन मोर देन टू सपोर्ट, या एक्सटेंडेड बियॉन्ड द सपोर्ट। देखिए बेसिकली आपका यहाँ पे कंटिन्यूअस बीम की डेफिनेशन पूछ रहा है। तो देखिए फिक्स्ड एट बोथ एंड अगर रहेगा तो वो क्या कहलाएगा, तो वो आपका फिक्स बीम कहलाएगा। और फिक्स एट वन एंड फ्री एट द अदर एंड मतलब ये कैंटिलीवर है। कैंटिलीवर कैसा होता है, तो देखिए एक साइड आपका ऐसा फिक्स रहेगा और दूसरा साइड आपका ऐसा फ्री रहेगा, यहाँ पे आप लोड लगा सकते हैं। तो इस तरह का जो रहता है वो आपका कैंटिलीवर बीम कहलाता है। तो जो आपका कंटिन्यूअस बीम है वो बीम होता है जिसमें सपोर्ट्स जो है आपका वो मोर देन टू सपोर्ट, यानी से दो से ज़्यादा सपोर्ट अगर रहेगा तो उस तरह को हम क्या बोलेंगे, तो कंटिन्यूअस बीम बोलेंगे। मान लीजिए अगर आपका ये बीम है और ये इसके सपोर्ट्स हैं, तो देखिए यहाँ पे कितने सपोर्ट है, 2 3 4 5 6 7 8, काफ़ी सपोर्ट है। तो अगर वो बस दो से सपोर्ट से ज़्यादा है, मतलब वो क्या है, तो वो आपका ये सपोर्ट है, वो आपका कंटिन्यूअस बीम है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि द पुल रिक्वायर्ड टू शियर ऑफ अ रिविट इन अ डबल शियर पर पिच लेंथ इज π/4 इंटू डी स्क्वायर अल्फा टी, π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू टी, π/2 इंटू डी स्क्वायर अल्फा टी, π/2 इंटू डी स्क्वायर इंटू टी। तो देखिए बेसिकली आपका यहाँ पे पुल बोल रहा है, तो जब आपका पुल निकालेंगे किसी भी रिवेट का, रिवेटेड जॉइंट का, तो वो क्या रहता है, तो वो आपका पाई स्क्वायर बाई इंटू डी स्क्वायर, π/2 इंटू डी स्क्वायर मतलब डायमीटर का स्क्वायर इंटू टी मतलब थिकनेस। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है कि लैमिस थ्योरी इज एसोसिएटेड विथ थिन सिलेंड्रिकल शेल, थिक सिलेंड्रिकल शेल, डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस, या नन ऑफ दिस। तो देखिए बेसिकली आपका जो लैमिस थ्योरी होता है वो किससे एसोसिएटेड है, तो लैमिस थ्योरी इज एसोसिएटेड विथ थिक सिलेंड्रिकल शेल। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं कि टेंसाइल टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन अ माइल्ड स्टील राउंड बार, इट्स डायमीटर आफ्टर फ्रैक्चर विल रिमेन सेम, इंक्रीज, डिक्रीज, या डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ लोडिंग। तो ये आपका स्पेसिमेन है जो किससे बना हुआ है, तो ये आपका माइल्ड स्टील से बना हुआ है। तो इसमें क्या बोल रहा है, ये राउंड बार जो है अगर आपका, इस पर अगर आप टेंसाइल लोड लगाएंगे, मतलब आप यहाँ से एक लोड लगाएंगे और एक लोड आप यहाँ से लगाएंगे, तो ये टेंसाइल हो गया। तो उस केसेस में यहाँ पे से क्या होगा, सेंटर से ये फ्रैक्चर हो जाएगा। तो फ्रैक्चर होने से पहले जो राउंड बार का जो डायमीटर है वो क्या होगा, तो डायमीटर आपका कम हो जाएगा, और लेंथ के केस में अगर बोले यहाँ पे डायमीटर की जगह अगर लेंथ पूछे तो वो इंक्रीज हो जाएगा। ओके, एक चीज़, हाँ ओके। अगले क्वेश्चन में देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 है कि द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी व्हेन सडनली लोडेड इज द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड व्हेन सेम लोड इज अप्लाइड ग्रेजुअली। बेसिकली यहाँ पे स्ट्रेन एनर्जी पूछ रहा है। दो केसेस होता है, एक या तो लोड आपका ग्रेजुअली लगता है, एक या तो लोड आपका सडनली लगता है। तो जब सडनली लगता है वो आपका ग्रेजुअली से क्या रहता है, सेम रहता है, 1/2 रहता है, ट्वाइस रहता है, या 4 टाइम्स रहता है। तो जो सडनली लोड रखता है वो आपका ग्रेजुअली से 4 टाइम्स ज़्यादा लगता है, यानी कि 4 गुना। तो आपका डी करेक्ट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि द शियर फोर्स एट द सेंटर ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम विथ अ ग्रेजुअली वेरिंग लोड फ्रॉम 0 एट बोथ एंड टू W पर मीटर एट द सेंटर इज 0, WL/4, WL² या WL² by 2।
तो सबसे पहले एक सिंपली सपोर्टेड बीम ले लीजिए। ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम ही है जिसके दोनों तरफ सपोर्ट है, पर यहाँ पे पॉइंट लोड लगा है। ये आपका पॉइंट लोड नहीं है, ये आपका ग्रेजुअली वेरिंग लोड है। ग्रेजुअली वेरिंग लोड क्या होता है, एक आपका होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटिंग लोड, मतलब कि जो कि पूरा यूनिफॉर्म लगता है पूरे बीम पे। और यूनिफॉर्मली वेरिंग, जो ग्रेजुअली वेरिंग लोड होता है वो क्या होता है, तो आपका कैसा भी हो सकता है, मतलब वो वेरी कर रहा है। तो वो ग्रेजुअली वेरिंग लोड है, वो आपका सेंटर में जो रहेगा उसमें जो बनेगा वो आपका कुछ इस तरह रहेगा, मतलब सेंटर में आपका 0 रहेगा। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि द रिलेशन बिटवीन इक्विवेलेंट लेंथ एल एंड एक्चुअल लेंथ स्मॉल एल ऑफ अ कॉलम फॉर वन एंड फिक्स एंड अदर एंड हिंज। देखिए इसके 4 केसेस होते हैं कॉलम के, ये चारों मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एल इजकल टू √2 है। ओके, हाँ, तो इस केस में क्या होता है, एल इजकल टू L/2 होता है, एल इजकल टू L/√2 होता है, एल इजकल टू एल होता है, और एल इजकल टू 4L नहीं, ये 2L होता है। ओके, डबल होता है। तो ये 4 केसेस हैं और 4 कॉलम रहता है। यानी कि अगर मान लीजिए बोथ एंड हिंज है, यहाँ पे बोथ एंड हिंज है, तो वो एल इजकल टू स्मॉल एल रहेगा, सी रहेगा। वन एंड फिक्स एंड अदर एंड फ्री रहेगा, तो आपका एल इजकल टू 2L रहेगा। वन एंड फिक्स एंड अदर एंड हिंज जो कि हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर होगा एल इजकल टू L/2। और अगर आपका बाकी एक जो बचा है बोथ एंड फ्री, ओके, उस केसेस में एल इजकल टू L/2 रहेगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि द सेक्शन मॉडुलस ऑफ अ सर्कुलर सेक्शन अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज πd²/4, πd²/16, πd³/16 या πd³/32। तो सेक्शन मॉडुलस अगर आपको किसी भी सर्कुलर सेक्शन का निकालना है तो वो क्या रहेगा, तो वो रहेगा आपका πd³/32। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है कि इन द अबव क्वेश्चन, यानी कि सेक्शन मॉडुलस के केस में ही अगर नॉर्मल स्ट्रेस लगेगा किसी भी ऑब्लिक सेक्शन में, तो वो मैक्सिमम किस केस में रहेगा, तो मैक्सिमम रहेगा जब वो 0 डिग्री रहेगा। क्यों, क्योंकि सेक्शन मॉडुलस निकालना है आपको, और वो सर्कल में अगर रहेगा तो 0 डिग्री मतलब यहाँ पे रहेगा, और आपका यहाँ पे 180 रहेगा। तो यहाँ से जब शुरू होकर के यहाँ पे आएगा तो उस टाइम वो मैक्सिमम रहेगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर सीक्वेंस। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करेक्ट करने के लिए आपको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का काफ़ी अच्छा नॉलेज होना ज़रूरी है। तो देखिए बेसिकली बोल रहा है प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट, यील्डिंग, फेलियर। 4 केसेस होता है, ये चारों को सीक्वेंस बताना है। इलास्टिक लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट, यील्डिंग, फेलियर, या यील्डिंग, प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट, फेलियर, या नन ऑफ दिस। तो पहले हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देखते हैं। तो ये डायग्राम को जब आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ से लेके जो यहाँ तक वाला केस है वो क्या है, तो ये आपका प्रोपोर्शनल लिमिट है, जिसमें कौन सा लॉ काम करता है, तो यहाँ पे आपका हुक्स लॉ काम करता है। हुक्स लॉ काम करता है यहाँ पे। उसके बाद में आपका इलास्टिक लिमिट आता है, जिससे कि ये रिवर्स में करने से ये रिटर्न में अपने पोजीशन में आ सकता है। इलास्टिक लिमिट के बाद में ये आगे आपका यील्डिंग में जाता है, ये यील्डिंग वाला केस है। उसके बाद लास्ट आपका यहाँ पे फेलियर हो जाता है। तो स्टार्ट कहाँ से होता है, तो स्टार्ट होता है आपका प्रोपोर्शनल लिमिट से, उसके बाद इलास्टिक लिमिट, अगेन यील्डिंग, एंड फेलियर हमेशा लास्ट में ही होता है। फेलियर क्योंकि सबसे लास्ट स्टेज है। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं कि द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ अ बीम इज सब्जेक्टेड टू 0 स्ट्रेस, मैक्सिमम टेंसाइल, मिनिमम टेंसाइल, या मैक्सिमम कंप्रेसिव। तो देखिए न्यूट्रल एक्सिस ऑफ अ बीम जो होता है उसमें 0 स्ट्रेस होता है। कितना स्ट्रेस होता है, तो 0 स्ट्रेस होता है। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि व्हेन अ लोड ऑन द फ्री एंड ऑफ अ कैंटिलीवर बीम इज इंक्रीज, failure will occur at free end, at fixed end, in the middle of the beam, या at a distance 2L/3 from the free end। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कैंटिलीवर बीम क्या होता है। तो बेसिकली कैंटिलीवर बीम वो बीम होता है जिसका एक एंड आपका फिक्स होता है, जो कि ये आपका फिक्स एंड है, और एक एंड आपका फ्री होता है, जो कि यहाँ पे आपका ये फ्री एंड है, और ये आपका फिक्स एंड है। तो जब कभी भी क्या बोल रहा है, लोड आपका फ्री एंड में बढ़ाएंगे तो फेलियर कहाँ होगा, जैसे आप लोड यहाँ पे बढ़ाएंगे, जैसे जैसे लोड बढ़ाएंगे ये नीचे की ओर जाएगा और ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, मतलब फिक्स एंड से ब्रेक हो जाएगा। तो इट विल ब्रेक फ्रॉम द फिक्स एंड। बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं कि इन अ रिवेटेड जॉइंट व्हेन द नंबर ऑफ रिवेट्स डिक्रीजेज फ्रॉम द इनर मोस्ट रो टू आउटर मोस्ट रो, द जॉइंट इज सेड टू बी चैन रिवेटेड, जिगजैग रिवेटेड, डायमंड रिवेटेड, या नन ऑफ दिस। तो देखिए बेसिकली इस तरह का 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हम पहले डायग्राम के थ्रू देखते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो आपका है, तो वो आपका डायमंड रिवेटेड है। डिक्रीजिंग कर केस में देखिए सबसे पहले ये आपका रिवेटेड जॉइंट है। चैन रिवेटेड किसको बोलते हैं, तो ये देखिए एक दूसरे के बिल्कुल सामने सामने रहेंगे, ये आपका चैन रिवेटिंग हो गया। और आपका जिगजैग रिवेटिंग किससे रहेगा, तो देखिए ये वाला अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका जिगजैग बन रहा है। कुछ बिल्कुल दो रिवेट के बीच में एक सेंटर में रहता है, 2 रिवेट के सेंटर में एक सेंटर में रहता है। तो ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका जिगजैग रिवेटिंग हो गया। और चैन रिवेटेड क्या होता है, तो चैन रिवेटेड डिक्रीज होता है, यानी कि यहाँ पे आकर आपका 10 है, उसके बाद में 9 रहेगा, फिर 8 रहेगा, 7 रहेगा, 6 रहेगा, ऐसा करके जो आपका सीक्वेंस रहता है
उस तरह के सीक्वेंस को हम चेन रिवेटिंग बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि द कैपेसिटी ऑफ अ स्ट्रेन बॉडी फॉर डूइंग वर्क ऑन द रिमूवल ऑफ द स्ट्रेनिंग फोर्स इज कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी, रेजिलेंस, प्रूफ रेजिलेंस या इम्पैक्ट एनर्जी। तो देखिए बेसिकली इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं इसमें यहाँ पे डायरेक्ट स्ट्रेन एनर्जी, डायरेक्ट स्ट्रेन बॉडी बोला है, कभी कभी यहाँ पे डायरेक्ट क्या बोलता है, टोटल स्ट्रेन एनर्जी। तो जब कभी भी टोटल स्ट्रेन एनर्जी बोलेगा तब आपका रेजिलेंस रहेगा, और जब कभी भी आपका मैक्सिमम बोलेगा टोटल की जगह क्या होगा, टोटल होता है, एक आपका टोटल रहता है और एक आपका रेशियो में आता है। तो जब रेशियो में आएगा तो आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, वो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और प्रूफ रेजिलियंस किस केस में रहता है ये मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, अगर मुझे याद आने से मैं नीचे आपको कमेंट में बताता हूँ, अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट के बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि द हुप स्ट्रेस इन अ थिन सिलेंड्रिकल शेल इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, रेडियल स्ट्रेस या सर्कमफरेंशियल टेंसाइल स्ट्रेस। तो देखिए बेसिकली आपका जो हुप स्ट्रेस होता है किसी भी थिन सिलेंड्रिकल शेल में वो क्या होता है, तो हुप स्ट्रेस आपका सर्कमफरेंशियल टेंसाइल टेस्ट होता है, स्ट्रेस होता है। तो डी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि द मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ बैलेंस रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम इज बेस्ड ऑन द स्ट्रेस इन स्ट्रेस ओनली, स्टील ओनली, कंक्रीट ओनली, स्टील एंड कंक्रीट बोथ या नन ऑफ दिस। तो कि ऐसा कोई भी मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो कि रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम पे लगता है वो आपका स्टील एंड कंक्रीट दोनों के लिए होता है। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 है कि द लोड एट विच द कॉलम जस्ट बकल्स इज नोन एज बकलिंग लोड, क्रिटिकल लोड, क्रिपलिंग लोड या एनी वन ऑफ दिस। यानी कि ऐसा लोड जो कि आपको कॉलम को क्या करे, बकल कर दे। बकल मतलब उसे बेंड कर दे, तो उस तरह के लोड को क्या बोलते हैं, तो उसे हम बकलिंग लोड भी बोलते हैं, क्रिटिकल लोड भी बोलते हैं और क्रिपलिंग लोड भी बोलते हैं। मतलब आपका डी करेक्ट आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि द रैंकाइन कांस्टेंट फॉर अ माइल्ड स्टील कॉलम विथ बोथ एंड हिंज इज 1/750, 1/1600, 1/7500 या 1/9000। तो देखिए रैंकाइन कांस्टेंट जो रहता है आपका माइल्ड स्टील के केस में क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। नीचे मैंने आंसर की दिया है ताकि बाद में अगर आपको PDF से